अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चार बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपसे शेयर की जाएंगी। पहली ख़बर यह है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनको उनका पासपोर्ट जो है वो वापस किया जाए, उस दरख्वास्त पे एक बार फिर वही तनाज़ा खड़ा हुआ है जो इससे पहले भी हुआ था। और हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच में से एक जज साहब ने इस दरख्वास्त की समाअत से माज़रत कर ली, जिसके बाद ये बेंच टूट गया और दोबारा ये मामला जो है वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास चला गया है और वो अब नया बेंच तश्कील देंगे जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा की इस दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी, गौर किया जाएगा कि क्या उनको पासपोर्ट वापस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। मरीम नवाज़ साहिबा इससे पहले भी कोशिश कर चुकी हैं। जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हुई थी पाकिस्तान में, तो उसके बाद भी रमज़ान शरीफ में ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उसमें भी इस्तदा ये की गई थी कि वो उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं, जिसके लिए उनको पासपोर्ट दिया जाए। उस वक्त भी कुछ इसी किस्म के मामलात उनके साथ पेश आए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बेंच, तो फिर इन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी। अब एक बार फिर उन्होंने दरख्वास्त दी है, लेकिन इस बार भी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दो रुकनी बेंच बनाया था, जिसमें अली बाकर नजफ़ी साहब थे एक जज और दूसरे जज थे अनवारुल हक साहब। जो अनवारुल हक साहब ने माज़रत की है और इस समाअत करने से, जिसकी वजह से बेंच टूटा और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पास दोबारा चला गया। तो ये लगता यही है कि इसमें बहुत से जज साहिबान भी जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर अपने आप को लाताल्लुक़ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार सियासी वजूहात भी हैं, कानूनी और आइनी मामलात भी हैं। और ऐसी क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं कि वो सज़ा याफ्ता हैं और जो इनकी ज़मानत है वो ये थी कि वालिद बीमार हैं और उनकी तीमारदारी के लिए ज़मानत पर इनको रिहाई मिली थी। और वालिद साहब जो है कि वो इलाज के लिए ज़मानत पर सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इलाज के लिए ज़मानत पर जो है कि बैरून मुल्क गए और कह कर गए जी कि वो जिसकी ज़मानत शहबाज शरीफ साहब ने दी थी कि वो 8 हफ़्तों में वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तो इस सारे मामले के अंदर रिलीफ़ देना जो है कि वो बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर देता है। तो इसलिए शायद जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहे कि मुतनाज़ और सियासी मामला है और इसमें कोई ऐसी ख़ुद वो फरीक नहीं बनना चाह रहे कि इसमें जो भी फ़ैसला होगा इसमें हर दो फरीक जो है कि इसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। तो इसलिए ये मामला जो है कि पेचीदा हुआ जा रहा है। दूसरी अहम जो मामला है वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से मुसलसल बयानात आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी एक और इंटरव्यू में ये कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है और अभी 3 माह बाकी हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड में, क्योंकि 28-29 नवंबर को ये ख़त्म होती है मुद्दत मुलाज़मत आर्मी चीफ़ की। तो इसलिए इतनी कोई जल्दी नहीं है, ये उस वक़्त जब वक्त आएगा तो उस वक्त तकर्री की जाएगी। तो इसलिए एक चीज़ तो ये क्लैरिटी कि बाज़ लोगों का ख्याल था कि शायद 1 महीने या 2 महीने पहले तकर्री की जाएगी। तो वज़ीर दिफा ने इस तासुर को मुस्तरद किया और कहा कि ये तकर्री अपने वक्त पर ही होगी और अभी इस वक्त में 3 माह बाकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि पहले 5 नंबर के जो सीनियर तरीन जनरल साहिबान हैं उनकी समरी जो है कि उसको देखा जाएगा और प्राइम मिनिस्टर की जवाबदीद है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बाद जो नाम वज़ारत दिफा से आएंगे वो इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत की जाएगी और फिर उनमें से आर्मी चीफ़ की तकर्री की जाएगी। तो ये जो पहले 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं सीनियर तरीन जो इस समरी में आ सकते हैं, अगरचे लेफ्टिनेंट जनरल अदनान, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ ये भी सीनियरिटी में और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ये पहले 3 सीनियरिटी में इस वक्त ये हैं, लेकिन इनमें से 2 जो हैं वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं और 2 जो हैं और आसिम मुनीर साहब जो हैं कि वो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने से 2 दिन पहले 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
तो इसलिए यही गालिब इम्कान है कि इनके नाम उस समरी में नहीं होंगे। अदनान जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अदनान, ये अपनी जो इनका कोर्स था PMA का लॉन्ग कोर्स, उसमें एजाज़ी शमशीर भी इन्होंने हासिल की थी। इसी तरह वसीम अशरफ जो है कि ये भी रिटायर हो रहे हैं, ये नवंबर में रिटायर होंगे और ये 20 नवंबर को गालबन 19 या 20 नवंबर को रिटायर होंगे। और ये इसके बाद जो आसिम मुनीर हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो मामलात हैं इनका तो नाम नहीं आएंगे। इनके अलावा 5 नाम जो हैं उनमें सहर शमशाद हम पहले भी बता चुके हैं, पहले नंबर पर हैं, सिंध रेजिमेंट से इनका तल्लक है। और अज़हर अब्बास बलोच रेजिमेंट से इनका तल्लक है, दूसरे नंबर पर हैं। नुमान महमूद बलोच रेजिमेंट से इनका भी तल्लक है, तीसरे नंबर पर हैं। फैज़ हमीद बलोच रेजिमेंट से इनका भी तल्लक है और ये चौथे नंबर पर है। तो इस जो पहले 5 लोग होंगे सीनियर तरीन जो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के वज़ीर दिफा के, तो उनमें से 3 बलोच रेजिमेंट के होंगे और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो आर्टिलरी से इनका तल्लक है, तो वो 5वें नंबर पे होंगे। तो फिर देखते हैं कि ये 5 की आती है समरी या 6 की। अगर 6 की आएगी तो लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर जो इस वक्त कोर कमांडर मुल्तान है वो 6ठे नंबर पे हैं और ये FF रेजिमेंट से हैं वो। तो ये मामला होगा। 2 और बड़े अहम मामलात, एक तो अमेरिका पाकिस्तान पे मेहरबान हुआ है और जो F-16 त्यारे हैं हमारे जो हमने अमेरिका से ख़रीदे थे उनकी हमें वक्तन फ़क्तन मुरम्मत और मेंटेनेंस करनी पड़ती है और उसके तमाम इक्विपमेंट जो है वो हमें अमेरिका से ही ख़रीदने पड़ते हैं। जो F-16 बनाने वाली कंपनी है लॉकहेड मार्टिन कंपनी, तो उससे लेने पड़ते हैं। इससे फिर हमें अमेरिकी हुकूमत की इजाज़त नामे की भी ज़रूरत होती है। तो हमने ये अभी एक मेहरबानी ये अमेरिका ने अभी की है कि उनके पेंटागन ने स्टेटमेंट जारी किया है और ये कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है अमेरिकी हुकूमत ने कि पाकिस्तान को $450 मिलियन 45 करोड़ डॉलर के जो आलात हैं उसकी ख़रीदारी की मंजूरी दे दी गई है। तो अब पाकिस्तान को ये मिल जाएंगे और इससे हमारे जो F-16 है उनकी अपग्रेडेशन या मेंटेनेंस और जो इक्विपमेंट चेंज करने पड़ते हैं वो हो जाएगा। जुलाई 2019 में भी इमरान खान जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उस वक़्त भी कोई तकरीबन $125 मिलियन की उस वक़्त भी अप्रूवल दी गई थी। तो ये वो आर्म ट्विस्टिंग होती है एक्चुअली जो पाकिस्तान में ना चाहते हुए भी हमें बाज़ बड़ी ताकतों के जो है कि बाज़ ऐसे मुतालबात तस्लीम करने पड़ते हैं जो नागवार गुजरते हैं। और यही जैसे अभी हम रजीम चेंज के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, तफसील में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये वो मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को बाज़ औक़ात मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम अमेरिका गवर्नमेंट की कुछ मुतालबात नहीं मानेंगे जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं या बज़िद होते हैं, तो फिर इस किस्म की जो हमें इक्विपमेंट है वो उनमें ताख़ीर हो जाती है या वो मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी पाक फ़ज़ाइया का जो इन्हिसार है उनमें से F-17 थंडर भी है और F-16 भी हैं। तो इसलिए फिर हमें बाज़ जगहों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो लेकिन अब ये एक अच्छी खबर ये आई है कि अमेरिका ने $450 मिलियन की आलात की फराहमी की मंजूरी दे दी है। और एक और ख़बर जो कानून की गिरफ्त है इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ये गिरफ्त जो है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है कि वो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स तक पहुंच चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब जो है ये मीडिया पे बड़ा जाना पहचाना नाम है, चीफ़ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ रहे पाकिस्तान आर्मी के। और ये जब जनरल जहांगीर करामत थे आर्मी चीफ़ तो उस दौर में ये लेफ्टिनेंट जनरल होते थे। तो वो बड़े वोकल हैं, रजीम चेंज साजिश के हवाले से भी उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये अपने एक वीलॉग में ये बात की थी कि कतर के दौरे के दौरान कोई ऐसी इतलात हैं कि इजरायली वफ़द भी वहाँ पे था और कोई जहाज़ के अंदर कोई मुलाकात हुई है। तो उस पर ऑफिशल्स ने कोई अभी तक तस्दीक तरदीद नहीं की, लेकिन उस वीलॉग के हवाले से FIA ने एक नोटिस भेजा है जनरल अमजद शुएब को। 7 सितंबर को उन्होंने बुलाया था। तो हमारी इतलात के मुताबिक जो है कि वो अमजद शुएब साहब कल नहीं जा सके, तो अब FIA ने फ़ैसला किया है कि उनको दोबारा नोटिस दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा जी कि आपने ये झूठी खबर क्यों दी है। हमारा इस सिलसिले में पहले भी हम मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि सम टाइम जब क्या सराइयों पर मबनी या कोई इस किस्म की इतलात आती हैं तो इमीडिएटली
गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, जब उनसे लोग रब्ता भी करते हैं तो वो इमीडिएटली उसको कैटेगरली जो है कि वो रद्द करें, उसकी नफ़ी करें, उसको वाज़ेह तौर के ऊपर ऐलान करें, ताकि इस किस्म की बातों की जो है कि ज़्यादा पज़ीराई ना मिले उनको। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो तर्जमान हैं वो भी ख़ुद जो है कि वो किसी कशमकश या मखमसे का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं करते या दो टोक अंदाज़ के अंदर उसकी तरदीद नहीं करते, जिसकी वजह से इस किस्म की इत्तलात को ज़्यादा तक़वियत मिलती है। मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को जो स्पोक्स पर्सनस हैं उनकी बड़ी वाज़ेह हदायत उनको होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जितना प्रोएक्टिव होंगे स्पोक्स पर्सन उतनी ही इस किस्म की इत्तलात या कम से कम जो हैं वो ज़राए इब्लाग में जाएंगी। तो इसलिए कानूनी गिरफ्त ज़रूर होनी चाहिए अगर किसी ने मनफी झूठी ख़बर उड़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि जो तर्जमान होते हैं हुकूमत के, उनको भी अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए और बर वक्त इत्तलात देनी चाहिए। इसी से ही इस किस्म की जो क़यास सराइयाँ हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं। फ़िलहाल इतनी ही गुफ्तगू अब तक के लिए। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।